हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को सीबीएसई ने जो क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर्स इशू किए हैं ना, तो जो ये सेशन 2023 टू 24 का है वही पेपर मैं आपको कराने वाली हूँ। ये मैथ्स का आपके पास स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए ये पेपर है। बेसिक वालों को ऑलरेडी हम एक पार्ट कर चुके हैं, वो चैनल पे अपलोड है, वो वहाँ से कर सकते हैं। पेपर आपको पता ही होगा कि इसमें कितने सेक्शंस आने वाले हैं। टोटल आपके पास 5 सेक्शंस आने वाले हैं, जिसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 5, देन सेक्शन सी में 6, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे, एंड सेक्शन ई में कितने होंगे 3 क्वेश्चन होंगे, जो आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन करने आपके पास कंपलसरी है। इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। फिगर आपको सब नीट एंड क्लीन बनानी है, और अगर कहीं पर पाई की इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है। ये आपको एक जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रखी थी जो आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। चलिए हम अपना सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं, जो 1 मार्क का है। यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और 1 मार्क ईच क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज दिस एंड b इज दिस, वेयर x एंड y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM is। आपको यहाँ पर दो नंबर्स दे रखे हैं a और b। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। वो कह रहे हैं कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो इनका प्रोडक्ट है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको किससे डिवाइड करना है, एलसीएम से डिवाइड करना है। तो अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 1 में एक फॉर्मूला किया था, वो आपने किया था HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किया था ना आपने यही। अब वो आपसे कह रहे हैं द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द LCM। रिजल्ट इज ऑब्टेन मतलब आपको इस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को LCM से डिवाइड करना है। तो एक तरीके से ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, HCF पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है ना। तो चलो अब निकालते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं अपने नंबर्स देखूँ तो मुझे यहाँ पर a दे रखा था x³ y² और b दे रखा था मेरे पास xy³। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम a को लिखें यहाँ पर x इंटू x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, अब b को अगर हम यहाँ लिखें तो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 3 बार लिखेंगे। ठीक है, HCF मेरे पास होता क्या है, जो कॉमन है वही तो होगा। तो मेरे को x तो एक ही बार कॉमन मिल रहा है, y मेरे को 2 बार कॉमन मिल रहा है, तो xy²। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा xy²। देखो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि HCF निकालो, पर आपको एक इन्फॉर्मेशन ऐसे दी गई कि अगर आप उसको समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको HCF ही निकालना है। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन 2 पे। कह रहे थे गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू fx हैज। इसमें आपको जीरोज बताने हैं कितने होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास कितने जीरोज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो यही वाला ही जीरो दिख रहा है क्योंकि y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, fx है। तो कोई और जीरो आपको दिख रहा है यहाँ पर, और लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें तो एक ही जीरो होता है ना, दो तो होते नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, एक जीरो है और जीरो है क्या, 3 है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 3 है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड, 1 0 एंड द जीरो इज 3। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। दिख रही है आपको ये दो लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन आपके पास सही होगी ये बतानी है। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c, क्योंकि उसने ऊपर मेंशन कर दिया वो नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो वो कहीं इंटरसेक्ट तो होंगी नहीं, तो वो पैरेलल लाइंस ही होंगी। कोइंसिडेंट तो एक के ऊपर एक बनती है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसका नेचर ऑफ रूट्स लिखने हैं। नो रियल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, मोर देन 2 रियल रूट्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको डी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसी से ही पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसमें मैं देखूँ तो a मेरे पास 9 है, b मेरे पास -6 है और c मेरे पास -2 है। तो d मेरे पास क्या होता है, b² माइनस का 4ac, तो -6 का स्क्वायर -4, a का मतलब 9 और c का मतलब हो जाएगा -2।
6 6 या 36 हो गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। 4 2 जा 8 हो गया, 8 9 जा कितना हो गया आपके पास 72 हो गया। दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास 108 आ रहा है। डी की वैल्यू मेरे पास 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रही है ना, तो मैं ये कह सकती हूँ इसके रियल रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो इक्वल रूट्स होते हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास सी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, टू एपीज हैव कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। देखो आपसे कह रहा है आपके पास दो एपी हैं, लेकिन उनका जो डिफरेंस है दोनों का वो सेम है, दोनों एपी का सेम है। दोनों एपी की आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और साथ के साथ अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि उन दोनों की जो फोर्थ टर्म होगी ना उसका डिफरेंस बताओ क्या होगा, मतलब दोनों की A4 का डिफरेंस बताना है। तो अगर मैं दोनों की A4 की वैल्यू निकाल लूँ तो पता चल जाएगा डिफरेंस क्या आएगा। तो चलो वो वैल्यू निकालते हैं। पहले मैं यहाँ पर दो एपीज को मान लेती हूँ। तो मैंने अपनी मान लिया यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट एपी है वो मेरे पास AN के फॉर्म में रहेगी और जो मेरे पास सेकंड एपी होगी वो मेरे पास AN डैश के फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट एपी वाले का जो मेरा A1 था, फर्स्ट टर्म जिसको हम कहेंगे, जो A1 था वो मेरे पास -1 था क्वेश्चन में, अगर आप देखो ये रहा। और दूसरे वाले का A1 जो था मैंने उसे A1 डैश लिया क्योंकि सब मैंने डैश लगाया है, तो उसको -8 लिया, ठीक है। दोनों का डिफरेंस सेम है कह रहे हैं, तो डिफरेंस जो है D है वो दोनों में सेम ही रहने वाला है फिर तो अगर मैं A4 निकालूँ फर्स्ट वाली एपी का तो वो A प्लस का 3D आएगा, तो इसका मतलब वो -1 प्लस का 3D हो जाएगा। और दूसरी वाली का निकालूँ A4 दूसरी वाली टर्म का, तो वो भी A प्लस का 3D होगा। D तो सेम है तो मैंने D को D रहने दिया, डैश नहीं लगाया, तो ये -8 प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास 3D। अब आपको क्या कह रहा था, इन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको, तो इसका मतलब A4 माइनस A4 डैश कर दो, तो -1 प्लस का 3D माइनस -8 प्लस का 3D, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, उसके बाद प्लस का 3D प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 3D। देखो ये दोनों तो कट गए, आंसर आपका 7 आ गया। ऑप्शन देख लो है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर आप पे 7 आ गया। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कैन आई फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। रेशो बतानी है और डिवाइड किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू तो कंफर्म है 0 होगी वहाँ पर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, मैंने वो कोऑर्डिनेट्स A और B मान लिए हैं खुद से, और इसको मैंने P माना, ठीक है। तो ये x और 0 होगा, रेशो मुझे नहीं पता तो मैंने लेट कर ली, लेट द रेशो भी K/1। सेक्शन फॉर्मूला होता है मेरे पास y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस का m2y1 डिवाइडेड बाय होता है m1 प्लस m2। आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट y वाला क्यों लगाया, x वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो x की यहाँ वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू 0 पता है, मैं यहाँ पुट कर दूंगी इसलिए लगाया, ठीक है। अब m2 1 है, y1 आपके पास -3 है, ये आ जाएगा k प्लस का 1। देखो k प्लस का 1 इधर जाके 0 बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आप पे 6k -3, तो 6k इज इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गई। मेरे को रेशो दे मैंने ली थी K/1, तो 1/2/1, इसका मतलब बेस सेम करोगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लो कहीं पर है, बिल्कुल है। क्लियर? चलिए 7th क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, xy इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कह रहे 5 यूनिट की दूरी पे है xy ओरिजिन से, तो मान लेते हूँ ये xy है ए पॉइंट, ये मेरा ओरिजिन है, ये 5 यूनिट की दूरी पे है। अब वो मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच पॉइंट्स
लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट्स लाई करेंगे? सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर एक्स और वाई पता होने चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकती हूँ x2 माइनस x1 करके प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में d, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज का पुट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस मुझे 5 गिवन है, प्लस का वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी मैंने यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकला है। अब देखो एक इक्वेशन बन गई, इसमें आप चाहे एक्स की वैल्यू पुट करो चाहे वाई की वैल्यू पुट करो, किसी भी एक की वैल्यू पुट करोगे तो दूसरे की वैल्यू निकल के आएगी। और आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो और कितनी भी वैल्यूज रख सकते हो, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो वो आपसे कह रहा था कि कितने पॉइंट्स लाई करेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर सकते हैं फिर तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए बी। ये दोनों आपको पैरेलल दे रखी हैं लाइंस, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाने के लिए यहाँ मार्क कर दिया था, नहीं तो ये इक्वल का साइन होता है इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू ए, डी ई इज इक्वल्स टू एक्स, बी ई इज इक्वल्स टू बी, ई सी इज इक्वल्स टू सी, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। कह रहे एक्सप्रेस करो एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। एक्स की वैल्यू निकालो ए बी सी की फॉर्म में निकालो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो फिगर आपको देखने में लग रहा होगा ये क्या फिगर है, थोड़ी सी अगर मैं फिगर को चेंज कर दूं ना तो आप इसको इजीली बता पाओगे कि ये क्वेश्चन है क्या। चैप्टर नंबर 6 का आपके पास ये क्वेश्चन है। ये मुझे बीच वाली क्या दे रखी थी, ये आपको दे रखी थी ईडी, ठीक है। और ये आपको क्या दे रखा था, ए बी दे रखा था, जो कि ए दे रखा था, ये एक्स दे रखा था, यहाँ पर सी था आपके पास। ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल दे रखी है, पैरेलल दे रखे ना ये दोनों लाइंस। अब आप यहाँ देखो और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, बी और सी भी आपको गिवन था, ये आपको सी गिवन था, ये बी गिवन था। मैं क्या करती हूँ, ये छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ कर सकती हूँ। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक तो दोनों में एंगल सी कॉमन आ जाएगा और एक ये दोनों आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स में कह सकती हूँ कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल डी सी ई एंड, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना क्योंकि ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है तो आप इसे डायरेक्ट लिख दोगे। आर कॉन्ग्रुएंट आर सॉरी सिमिलर ट्राइंगल्स, मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि कैसे सिमिलर हो। मैंने एक दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लिए और ये दोनों एंगल्स में ये वाला एंगल मेरे पास कॉमन है, तो ए क्राइटेरिया से ये हो गया। अब जब ये मेरे पास सिमिलर हो गए तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशोज लिख सकती हूँ मैं। तो इसका मतलब सी ई अपॉन में आ जाएगा मेरे पास सी बी इक्वल टू में ई डी अपॉन में आ जाएगा मेरे पास ए बी। ये मुझे सी दे रखा है, ये मेरे पास सी प्लस बी हो जाएगा, ये मेरे को एक्स दे रखा है, ये मेरे पास ए हो जाएगा। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो इस एक्स सी को इधर ए को इधर ले आऊँ और यहाँ पर ये आ जाएगा, बस यही आपका आंसर। वैसे भी वो कह रहा था कि आपके पास ये होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपको एक सेंटर दे रखा है सर्कल का, एंड कॉर्ड पी क्यू मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ये 50 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। तो जो सेंटर का एंगल है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखो एक एंगल आपको यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये वाला पूरा एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है और आपको ये सेंटर वाला एंगल एक्स वाला जो है वो फाइंड करना है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे आर पी ओ गिवन है, नहीं सॉरी आर पी क्यू गिवन है, ओ तो ये हो जाएगा ना। तो एंगल आर पी क्यू मुझे यहाँ पर 50 डिग्री गिवन है और मुझे फाइंड क्या करना है, वो मुझे पी ओ क्यू जो है वो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो ये वाला पूरा एंगल मेरा 90 होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 की रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना।
तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल आर पी ओ है वो मेरा 90 डिग्री होगा। तो क्या मैं उससे ये छोटे वाला एंगल निकाल सकती हूँ, सिर्फ अंदर वाला, क्योंकि बाकी का तो 50 है ना, तो ये 40 तो आएगा। तो इसका मतलब मेरा एंगल ओ पी क्यू निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 90 माइनस का 50, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। मेरे को ये वाला एंगल मिल गया 40 डिग्री। अब देखो ये भी मेरी रेडियस है और ये भी मेरी रेडियस है। ओपी जो है वो ओ क्यू के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है ना। अब जब ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल ओ पी क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? मेरा एंगल ओ क्यू पी के। एंगल, रीजन लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये भी 40 आ गया। दो निकल गए, तीसरा तो आप इजीली निकाल सकते हो ट्राइंगल पी ओ क्यू के अंदर। वो कैसे निकालोगे? x प्लस 40 इज इक्वल्स टू में 180। तो x इज इक्वल्स टू में 180 माइनस का 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आप पे 100 डिग्री आ गई। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ पी क्यू आर एंड आर एस तीनों दे रखे हैं। लेंथ निकालनी है आपको एस पी की, इसकी फिगर बनानी पड़ेगी, तो इसको इस पे करते हैं ब्लैंक पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर एक सर्कल भी है। ठीक है, मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ, बट आप प्रॉपरली बनाइएगा। क्लियर? तो मेरा पी क्यू आर एस था, तो पी क्यू आर और एस। अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था? पी क्यू दे रखा है मुझे 12, आर एस मुझे कितना दे रखा है? आर और एस ये मुझे दे रखा था 14, क्यू आर मुझे दे रखा था 15। मुझे फाइंड ये करना था। मैंने क्या किया, यहाँ पर सेंटर ले लिया इस सर्कल का, ये। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, अगर आपको पता है कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाई जाती हैं तो वो लेंथ में इक्वल होती हैं। तो ये सर्कल के बाहर एक पी पॉइंट है, इससे ये दो टेंजेंट्स बन गई। मैं इन चारों को भी एक नाम दे देती हूँ पहले। यहाँ पर इसको ए नाम दे दिया मैंने, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया, और इसको मैंने डी नाम दे दिया। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो पी डी है वो पी ए के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट डलती है वो लेंथ में इक्वल होती है। उसी तरीके से अब आप सोच रहे होंगे तो क्यू भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो फिर ये वाली दोनों टेंजेंट्स भी इक्वल होंगी मेरी, तो बिल्कुल इक्वल होंगी, है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा क्यू बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो मेरे पास क्यू ए के बराबर हो जाएगा। सेम ऐसे ये दोनों मेरे पास इक्वल हो जाएंगे कि आर मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कह सकती हूँ मैं कि जो मेरा बी आर है वो मेरे पास सी आर के बराबर होगा। फिर मेरे पास एस एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मेरे पास डी एस जो है वो एस सी के बराबर होगा। ये इक्वेशन 1 ले ली मैंने, ये इक्वेशन 2 ले ली मैंने, ये 3 ले ली और ये 4 ले ली। 4 इक्वेशंस ले ली हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, इन चारों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब पी डी प्लस में हो जाएगा आपके पास क्यू बी, प्लस में हो जाएगा आपके पास बी आर, प्लस में हो जाएगा आपके पास डी एस। यहाँ पर हो जाएगा पी ए, प्लस में हो जाएगा क्यू ए, प्लस में हो जाएगा सी आर और प्लस में हो जाएगा एस। अब देखो, पी डी के अंदर आप डी एस जोड़ोगे तो पी एस बन जाएगा, क्यू बी के अंदर बी आर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? क्यू आर आ जाएगा। पी ए के अंदर ए क्यू जोड़ोगे तो पी क्यू आ जाएगा। सी आर के अंदर क्या जोड़ोगे आप? अपना एस सी जोड़ोगे तो एस आर आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी सब आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। आपको पी एस गिवन है, कितना पी एस तो चलो फाइंड करना है, छोड़ दो। क्यू आर आपको क्वेश्चन में गिवन है 15, पी क्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 12, एस आर गिवन है 14। तो क्या अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से पी एस निकल जाएगा, इन दोनों को प्लस करूँगी 26 माइनस का आ जाएगा 15, तो पी एस मेरे पास आ गया यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आज 10 तक के क्वेश्चन करेंगे, अभी सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन और रह रहे हैं,
उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज इन 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये क्वेश्चंस को कर सकें और उनकी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।